नमस्कार साथियों। वह आबो हवा व सुकून कहीं और नहीं मिलता। मिलते हैं बहुत नगर, मगर प्राचीन हड़प्पा सा नहीं मिलता। आज का हमारा बहुत ही एक सुंदर टॉपिक है इतिहास विषय का, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता। देखिए, ब्रिटिश काल में एक व्यक्ति हुए हैं चार्ल्स मेसन, जो 1826 ईस्वी में, कब 1826 ईस्वी में सिंधु की सहायक रावी नदी के बाएं तट पर एक नगर था, इसकी सर्वे करने के लिए आए थे। कौन आए थे? चार्ल्स मेसन। नाम सुना आपने? चार्ल्स मेसन सर्वे करने के लिए आते हैं और सर्वे कर कर चले जाते हैं। उन्हें आभास होता है कि यहां पर कोई दुनिया थी, यहां पर कोई दुनिया थी, लेकिन उस पर कोई काम नहीं करते हैं। समय का दौर चलता है, 1853 ईस्वी का समय आता है। इनको तो जरूर जानते होंगे आप, कई बार नाम सुना होगा। सुना आपने इनका नाम? अलेक्जेंडर कनिगम। अलेक्जेंडर कनिगम ये सर्वे करने आते हैं कब? 1853 ईस्वी में। बस सर्वे करके ये भी चार्ल्स मेसन की तरह चले जाते हैं। 1856 ईस्वी का दौर आता है और लाहौर से लेकर कराची तक का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ठीक है, किससे मिला था? दो बर्टन बंधु थे, इंजीनियर थे, अभियांत्रिकी से संबंधित थे। उन्हें एक ठेका मिला, है ना, लाहौर से लेकर कराची तक। वेरी गुड। कराची बताइए, आपको बिल्कुल समुद्र तट पर है। ठीक है, लाहौर से लेके कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। किनको? दो बर्टन बंधु थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। ठीक है, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए क्या चाहिए? कंकर पत्थर, मतलब उसको फिर उसको ऊंचाई लेनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रहे थे फिर आसपास में, मतलब पक्की पक्की ईंटें ये उठा उठा के लेके आ रहे थे। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा मतलब मजबूत ईंटें, पक्की ईंटें, ये काम चलता रहा। और इस काम का मतलब इतना आभास नहीं हुआ, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा नगर मतलब इन ईंटों में चला गया, बहुत बड़ा नगर। ठीक है, लेकिन फिर इन्हें आभास हुआ तो वापस यहाँ पर कौन आए? अलेक्जेंडर कनिगम। 1856 ईस्वी में एक बार फिर 1800 दोबारा ये यहाँ पर सर्वे करने आते। एक बात ध्यान रहे, अलेक्जेंडर कनिगम अपने जीवन काल में यहाँ पर सर्वे करने के लिए 3 बार आता है। एक बार कब आया? 1853 ईस्वी में। दूसरी बार कब आया? 1856 ईस्वी में। और फिर 1872-73 ईस्वी में भी ये यहाँ पर सर्वे करने आते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, कब आता है? इस समय भी ये सर्वे करने आते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिगम 3 बार सर्वे करके जाते हैं, 53 में, 56 में और 72-73 में। क्लियर? तो इस प्रकार से मतलब पूरी तरह से अब प्रमाणित हो चुका था उनका, एक तरह से लग गया कि यहाँ पर तो कोई ना कोई दुनिया है। तो इसके लिए भारत के अंदर सबसे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। और उसके पहले महानिदेशक भी कौन बनेंगे? अलेक्जेंडर कनिगम ही बनेंगे। ठीक है, 1861 ईस्वी में। ठीक है, 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। ठीक है, कब होती है? 1861 ईस्वी में स्थापना हुई। ठीक है, और यहां पर इसके महानिदेशक कौन बने?
ये भी ध्यान रहे। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, महानिदेशक बने। ये कैसे गायब हो गया? दोबारा लिखो या समझ आओगे? समझ जाओगे, ठीक है, मैंने जो लिखा। तो 1861 ईस्वी में महानिदेशक बन गए, और ये 1885 ईस्वी तक महानिदेशक रहते हैं। फिर एक एडवर्ड बर्ग नाम के कोई महानिदेशक बनते हैं, और वो फिर बर्ग संकट आता है, 1892 तक रहता है, और 1892 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग जो है विघटन हो जाता है, समाप्त कर देते हैं इसे, ठीक है। फिर समय का दौर चलता है, 1902 ईस्वी में दोबारा इस विभाग का क्या होता है, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन होता है। क्या होता है? वापस नहीं आता क्या ये से? नहीं, मैं भी पहली बार ले रहा हूँ इस पे क्लास। ठीक है, देखो, 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन होता है, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और कर्जन के नेतृत्व में इस विभाग का दोबारा क्या होता है, पुनर्गठन होता है, ठीक है। और पुनर्गठन होने के बाद अब इसके महानिदेशक कौन बनेंगे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल बनेंगे 1902 ईस्वी में, और 1928 ईस्वी तक ये ही इसके महानिदेशक बने रहेंगे। उसके बाद मार्टिमर व्हीलर आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने को इतना नहीं देखना, अपने को केवल ये देखना है कि जॉन मार्शल साहब आ चुके हैं, और आपको ज्ञात होगा कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही इस हड़प्पा सभ्यता का दोबारा देखने के लिए कौन जाएगा? दयाराम साहनी जाएगा। कब जाएगा? 1921 ईस्वी में, ठीक है। 1921 ईस्वी में यहाँ कौन आएंगे? दयाराम साहनी आएंगे। दयाराम साहनी यहाँ पर वापस इनके नेतृत्व, मतलब जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल का उत्खनन करेंगे और खोज कर देंगे। ऐसा बोलते हैं कि हाँ, दयाराम साहनी ने खोज कर दी, नाम इनका आ गया। लेकिन किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। वापस गया, ठीक है। तो अब देखिए, नहीं हो रहा ना इसे, अपन प्राचीन विधि अपनाते हैं, ऐसे पहले हम लिखते थे फिर मिटाते थे। हाँ, देखिए फिर क्या होता है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्खनन किया, ठीक है। और कहां पर किया? हड़प्पा का किया, ठीक है। हड़प्पा इस स्थल का किया था। अब ये स्थल है कहां पर? ये देखिए, मोंटगोमरी जिला। ये कई बार इस कंफ्यूजन रहता है। मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान, उसमें तो भारत ही था, 1947, है ना।
14 अगस्त 1947 को बनेगा ये तो, इससे पहले। लेकिन अभी ध्यान रखना, ये वर्तमान में मोंटगोमरी नहीं, वर्तमान में क्या है ये, वर्तमान में ये शाहीवाल है। क्या नाम है जिले का, शाहीवाल जिला है। मोंटगोमरी भी आ सकता है और शाहीवाल भी आ सकता है, दोनों ध्यान रखना। उधर अगर आपको पता है कि साथ ही में ही 1922 ईस्वी में एक और बहुत बड़े नगर का उत्खनन हो चुका था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही। किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है, राखलदास बनर्जी ने किया था। और ये कहां पर है, ये जिला पाकिस्तान के लरकाना में, लरकाना जिला, ठीक है, ये यहां पर है, इसकी भी ध्यान रखना इस बात में। अब देखिए, जब 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल सामने आ चुका था, है ना, और मोहनजोदड़ो आ चुका था, तो अब कौन है, जॉन मार्शल। एक पत्रिका है ब्रिटेन के अंदर चलता है, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, इलस्ट्रेट लंदन न्यूज, ठीक है। इस पत्रिका में 1924 में एक आर्टिकल के द्वारा सार्वजनिक रूप से पूरे विश्व के सामने बोल देते हैं कि भारत में एक सभ्यता थी, भारत में एक सभ्यता थी। मतलब भारत अब तक केवल वैदिक काल तक माना जा रहा था, लेकिन वैदिक काल से भी पहले जा चुका है। आज से 4000 साल पहले का हमारा इतिहास बन चुका है। इस खोज ने इतना, मतलब ये पूरे विश्व के समक्ष इन्होंने ये बात रख दी थी, ठीक है। इनकी किताब भी है एक, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर मार्टिमर व्हीलर की भी एक किताब याद रखना, ठीक है, ये भी बहुत फेमस है, क्योंकि बाद में ये भारतीय पुरातत्व महानिदेशक बनेंगे। और इनकी किताब क्या है, इन्होंने भी कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा नाम दिया था इन्होंने, ठीक है। इनकी किताब है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड, ये किताब भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसे कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसे सबसे पहले तो किस, अगर अगर बहुत सारे नाम देखोगे, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, है ना। सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे नगर मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे भी मिलने लग गए, तो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन तकनीकी दृष्टि से, है ना, तकनीकी दृष्टि से इसे क्या कहना चाहिए, इसे हड़प्पा सभ्यता कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए, क्योंकि आर्कोलॉजिकल के अकॉर्डिंग, मतलब कि सबसे पहले अगर किसी सभ्यता का कोई नगर मिलता है, उसके नाम पर ही उस सभ्यता का नामकरण होता है। तो हड़प्पा सबसे पहले मिला, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। अब ये जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, ये पता आपको कि ताम्र युगीन सभ्यता है, ठीक है। वैसे कांसा मिलाकर, इसमें टीन मिलाकर के अब कांसा भी बन चुका है, तो ये कांसा युगीन भी सभ्यता, अपना भी मिट गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ ये तो, ठीक है। ताम्र युगीन सभ्यता, इसे तीसरी ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है, कहा जाता है तीसरी ताम्र युगीन सभ्यता, तीसरी ताम्र युगीन सभ्यता, ठीक है। तो फिर प्रथम कौन है और दूसरी कौन सी है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी, सुना, मिस्र की सभ्यता, ये प्रथम है। और दूसरी है, आप इसे मेसोपोटामिया कह दो, या बेबीलोन सभ्यता कह दो, सुमेरियन सभ्यता कह दो, है ना। ये मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे, ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो ये तीसरी ताम्रयुगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए, यहां पर लगभग 917 स्थल सामने आ चुके हैं, ठीक है। और भी आते ही रहते हैं, बदलते रहता है ये आंकड़ा, ठीक है। इसमें से दो जो स्थल है वो कहां पर है, अफगानिस्तान में है। दो स्थल कहां पर है, अफगानिस्तान में। और 481 स्थल कहां है, पाकिस्तान में।
ठीक है, पाकिस्तान में। अब हम स्थल को लेके बात करें, तो स्थल को लेकर के देखिए, सबसे पहले एक मैप आपके माइंड में होना चाहिए। आज जैसे भारत का मैप, वर्तमान भारत का मैप जो है, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसमें कुछ राज्य है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी है। तो उस दौर का हम जानते हैं कि हमारा ये जो स्थल था, इस स्थल में से एक सवाल पक्का आता है। तो आप अपने माइंड में एक बात फीड कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, वर्तमान में कितनी कंट्री में है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, यही हम समझेंगे। ठीक है, यही हम। अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए सबसे पहले अफगानिस्तान और, ये मिट गया, चलो एक बात बताता हूँ आपको। जो हड़प्पा सभ्यता है 3 कंट्री में है। ठीक है, देखिए भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इसका सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? मांडा है। लेकिन अगर संपूर्ण विश्व में देखें, 3 कंट्री है। कितनी कंट्री है? 3 कंट्री। 3 कंट्री में सबसे उत्तरी छोर है जो वो अफगानिस्तान के 2 स्थल है, आपने नाम सुना होगा, सोरतुगई और मुंडीगाग, है ना? तो अगर पूछे कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो वो सोरतुगई आएगा। ध्यान रखना, जो इंडिया में नहीं है। कहां पर आएगा? सोरतुगई। और इसके दक्षिण में मुंडीगाग। कभी कभी कंफ्यूजन ये भी बना रहता है कि उत्तरी छोर सोरतुगई है या मुंडीगाग है। तो आपको ध्यान रखना कि उत्तरी छोर कौन सा है? सोरतुगई है। ठीक है, सोरतुगई एक बहुत फेमस स्थल है। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे कि सबसे पहले नहर के निर्माण के साक्ष्य कहाँ मिले, है ना? नहर के निर्माण के साक्ष्य हमें सोरतुगई से मिलते हैं। ठीक है, और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? तो वो सोरतुगई है। और इसका दक्षिणी छोर मुंडीकाक। ये बात दोनों ध्यान रखना। तो अफगानिस्तान में केवल ये दो ही है, सोरतुगई और मुंडीकाक। बाकी भारत में देखें अपन, भारत पाकिस्तान को दोनों मिला के देख रहे हैं, सिमिलर अब, है ना? तो सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? मांडा। ठीक है, सबसे दक्षिणतम दहमाबाद, सबसे पश्चिम में सुदका गेंडोर, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर। दहमाबाद की बात करें तो नर्मदा नदी की सहायक नदी एक प्रवरा नदी, नाम सुना? प्रवरा नदी, ये नर्मदा की सहायक है। सुदका गेंडोर जो है वो कहाँ है? बलूचिस्तान में। कहाँ पर है? और कौन सी नदी के तट पर है? हुँ? दास्क नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर बलूचिस्तान में है। कौन सा बलूचिस्तान? दक्षिणी बलूचिस्तान में है। ठीक है, यहाँ पर पूरा एक तट है, मकरान तट में इसे बोलते हैं। आलमगीरपुर की बात करें तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में फेमस स्थल है मेरठ। मेरठ ही आलमगीरपुर है। मेरठ का तो नाम सुना ही आपने। ठीक है, आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है, हिंडन नदी के तट पर है और यूपी में है। क्लियर? ये एक सामान्य बात हो गई। अब अगर अपन बात करें कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई ज्यादा है या मांडा उत्तर से लेकर दक्षिण तक ज्यादा है? देखिए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर इस लंबाई की, मतलब अगर इसकी चौड़ाई की बात करें इस प्रकार से कि सुदका गेंडोर से लेकर के मतलब पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। क्लियर? और अगर उत्तर से दक्षिण तक की बात करें इस प्रकार से इसकी, है ना, उत्तर से दक्षिण तक की, तो इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ये सभ्यता संपूर्ण रूप से लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर की है ना? लगभग मतलब अगर पूरी टेक्निकल देखे तो 12,99,000, है ना? मैं राउंड फिगर लिख रहा हूँ इसको, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख
वर्ग किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। अब हम इसको एक बार अलग अलग कंट्री में देखते हैं कि कौन कौन से कंट्री में इसके स्थल है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में मैंने आपको 2 स्थल बताए, कौन कौन से बताओ। सोरतुगई और मुंडीगाक। ठीक है, अब हम बात करें पाकिस्तान में। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में हम 3 क्लासिफिकेशन करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। एक तो है बलूचिस्तान। क्या है? बलूचिस्तान। ठीक है, और एक जगह हम बांटेंगे इसमें सिंध। ये अलग अलग राज्य है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और एक है पंजाब। बंटवारे के बाद में पंजाब किसे बोलते हैं? देखिए, 2 नदी के आसपास क्षेत्र को बोलते हैं 2 आप, 3 नदी के 3 आप, 5 नदियों के आसपास के क्षेत्र को पंजाब बोला जाता है ना। तो झेलम, चिनाब, रावी, रावी, व्यास, सतलज, इस जो यहाँ पर ही बहती है उसमें पंजाब। तो ये वाला जो एरिया आधा पाकिस्तान में चला गया बंटवारे के बाद में, और आधा हमारे पास है। तो आज वर्तमान में हमारे पास भी पंजाब है और पाकिस्तान के पास भी पंजाब है। तो हम पहले तो पाकिस्तान के पंजाब में वर्तमान में कौन से स्थल है, और हमारे पंजाब में जो इंडिया का पंजाब है उसमें कौन कौन से स्थल है। तो बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में अभी तो हमने एक नगर की तो बात करी अभी थोड़ी देर पहले, कौन सा था सबसे पश्चिमी, कौन, क्या नाम था उसका? सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर, ठीक है। और सुतका को है, ये भी है। डाबरकोट, बालाकोट, ये भी तो मैंने जितने ही बताए ये सब समुद्र के तट पर है। ठीक है, मकरान तट हमें जिसे कहते हैं, मकरान तट। अब ये काम नहीं कर रहा, बाकी मैं आपको मैप बना के बताता, क्योंकि अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये पूरा पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो बाद में मैं आपको जब ये सही से काम करेगा तब मैप के द्वारा बता दूंगा। तो सुतका गेंडोर, सुतका को, डाबरकोट, बालाकोट, ठीक है। ये इसके अलावा दम सादात, ये याद करना जरूरी है क्योंकि आपसे पूछ लेंगे कोई 3 नाम बलूचिस्तान में कौन सा है और एक नाम बाहर का दे देंगे, या फिर एक नाम इसका दे देंगे और 3 नाम कहीं से बाहर से डाल देंगे। इस प्रकार से प्रश्न का निर्माण हो सकता है। ठीक है, राना गुंडई, राना गुंडई, ठीक है। और क्वेटा घाटी और कुल्ली, ये जगह कहां पर थी? बलूचिस्तान में थी, है ना। यहां से हमें साक्ष्य मिला। देखिए, सिंध में कौन सा है? सिंध में सबसे फेमस नगर तो आप जानते हो जिसके ऊपर मूवी बन चुकी है, ऋतिक रोशन ने बनाई, मोहनजोदड़ो, है ना। चनुदड़ो, इनका नाम सुना आपने? चनुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर जो 2 भागों में नहीं बटा हुआ था, जो नगरों में विभाजित नहीं था। ठीक है, हम जब इसकी नगर नियोजन जब हम पढ़ेंगे ना, तो पश्चिमी नगर था, इसका पूर्वी नगर था, अब आगे जब जानेंगे ना, पश्चिमी नगर दुर्गीकृत था, पश्चिमी और पूर्वी नगर सामान्य था। ठीक है, तो यहाँ पर चनुदड़ो में कोई नगर नहीं था, बिल्कुल समतल था, एक ही था। ठीक है, और एक था जुदिर जोदड़ो, अली मुराद, ये सारे नहीं पढ़ेंगे अपन, जैसे अपन एक एक को करके करेंगे, कहाँ कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हमें, एविडेंस मिले, है ना। हर एक की भी बात करेंगे हम, जिस सभी की बात नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण स्थल है उनकी बात करेंगे, लेकिन आपको सारे स्थल तो पता होना चाहिए कि भैया ये स्थल यहाँ है, ये स्थल यहाँ है। ठीक है, अली मुराद, आमरी और कोट दीजी, ये है आपके सिंध प्रदेश में। ठीक है, पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे पहला स्थल जिसके नाम पे ये सभ्यता है, कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा स्थल। ठीक है, इसके अलावा डेरा इस्माइल खान, स्थल का नाम है, ज्यादा गंभीर नहीं लेना, ऐसे इंसान का नाम लग रहा है ना। डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी,
जलीलपुर, इसको हम मैप में भी देखेंगे बाद में, और गुमला, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, जलीलपुर और गुमला। ये हो गई किसकी बात? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात। आजादी के बाद केवल 2 स्थल, बंटवारे में हमारे केवल 2 स्थल हमारे साथ में आए थे, बाकी सारे के सारे स्थल कहाँ चले गए थे? ये प्रश्न हमेशा आता है। तो वो 2 स्थल कौन से थे? पंजाब में थे वो 2 स्थल। वो कौन से थे? एक स्थल पंजाब में था और एक स्थल गुजरात में था। तो पंजाब में वो एक स्थल जो था ना, वो था हमारे रोपड़, जिसे कोटला निहंग खा, कोटला निहंग खा रोपड़। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, रोपड़। ये स्थल जो था वो कहां चला गया? सिर्फ भारत में हमारे पास आया, बाकी सारे के सारे वहां चले गए। और एक स्थल और देखेंगे हम, गुजरात में है, वो रंगपुर। रोपड़ और रंगपुर केवल हमारे पास रहे, बाकी सभी स्थल कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, तो अब ये एक तो ये हो गया पंजाब में, ठीक है, रोपड़, क्लियर, रोपड़, एक बाड़ा, है ना, संगोल और चक 86। दोबारा यहां लिखता हूं, ध्यान से देखना, रोपड़ हो गया, ठीक है, बाड़ा, संगोल और चक 86। ये ध्यान रखना, ये स्थल है पंजाब में। ठीक है, ध्यान रखना, कोटला निहंग खा, रोपड़, बाड़ा, संगोल और चक 86, ये कहां पर है? ये पंजाब में। क्लियर। अब हम बात करें किसकी? पंजाब से जस्ट बात, हरियाणा, राजस्थान। देखिए, राजस्थान में केवल एक स्थल है, कालीबंगा, ठीक है, जिसे हम अलग से राजस्थान में पढ़ेंगे, कालीबंगा। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगा वो स्थल है जो हड़प्पा से पहले भी था और हड़प्पा के साथ भी था, प्राक हड़प्पा में माना जाता है कालीबंगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे। अब अगले नगर की बात करें, हरियाणा की बात कर लेते हैं। ठीक है, हरियाणा में, अब देखो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, मैप में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, जगह नहीं है। बनावली कहाँ है? बनावली, ठीक है, बनावली और राखीगढ़, धोलावीरा गुजरात में है ना, राखीगढ़, राखीगढ़, सीसवाल और मीठाथल, ये सभी स्थल कहाँ है? हरियाणा में। बनावली, राखीगढ़, सीसवाल और कौन सा स्थल था? बनावली, राखीगढ़, मीठाथल और सीसवाल। कहां तक बता दिया मैंने आपको? हरियाणा तक बता दिया। तो अब बचता है गुजरात या पश्चिमी यूपी भी बच जाता है? नोट ये इसमें यार, कल से तो मैं डायरेक्ट ये स्लाइड मिल जाएगी आपको पूरी पूरी। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी है। इसके अलावा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी ये क्लास, ठीक है, देख लेना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वाली क्लास आपको मिल जाएगी, ताकि आप वहां से देखना, क्योंकि नोट भी नहीं हुआ, काफी स्लाइड भी नहीं बनी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, वहां पर देखिए आलमगीरपुर है ना, ये मेरठ था, वर्तमान में, सॉरी, आज का मेरठ ही आलमगीरपुर है। ठीक है, इसके अलावा उल्लास और बड़गांव, बस ये 3 स्थल आप किसमें याद रखोगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं गुजरात की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में गुजरात को लेकर बात करें तो गुजरात का जो एरिया है, ठीक है, ये वाला गुजरात है ना, ये वाला जो एरिया कच्छ का रण है, क्या है? कच्छ का रण। ठीक है, और ये वाला जो एरिया खंबात की खाड़ी कहलाता है, ठीक है, उधर बंगाल की खाड़ी, और ये खाड़ी कौन सी है? खंबात की खाड़ी। इस एरिया को हम कहते हैं काठियावाड़। क्या कहते हैं? काठियावाड़। तो मैं इन दोनों स्थलों को 2 भागों में बांट रहा हूं। ठीक है, एक तो है कच्छ वाला, कच्छ का रण, है ना, कच्छ का रण जो है, यहां पर आपको एक तो आपको धोलावीरा, जैसे कि आपने बात की थोड़ी देर पहले, धोलावीरा, सुरकोटदा, बहुत फेमस फेमस नगर है यहाँ से,
अगर यहाँ से स्टेडियम मिला, घोड़े के अवशेष मिले ना, यहाँ से सुरकोटदा, धोलावीरा और देसलपुर। देखो ध्यान रखना, दम सादात और देसलपुर उच्चारण सेम लग रहा है। दम सादात कहाँ था? बलूचिस्तान में। देसलपुर, देसलपुर गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में, गुजरात के कच्छ की बात करें तो धोलावीरा, देसलपुर और सुरकोटदा। ठीक है, और काठियावाड़ प्रदेश की बात करें, अब काठियावाड़, यहां पर कौन कौन से नगर थे? यहां पर थे लोथल, रंगपुर, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की भी, आजादी के बाद हमारे हिस्से में आया ये रंगपुर, है ना, रोजदी, भगतराव, और प्रभास, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन। तो अब तक हमने क्या बात की? सबसे पहले हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक आदमी आया था जो उसके सर्वे किया था। कौन था वो? चार्ल्स मेसन। कब आया था? 1826 ईस्वी में आया था। फिर 1853 ईस्वी में कौन आया? अलेक्जेंडर कनिंघम आया। अलेक्जेंडर कनिंघम अपने जीवन काल में 3 बार आता है। 1853 में आता है, 1856 ईस्वी में आता है, 1872-73 ईस्वी में आता है। 1856 ईस्वी के अंदर फिर 2 अंग्रेज आए, मतलब अंग्रेज क्या, वो 2 अंग्रेजी थे लेकिन इंजीनियर थे, है ना। रेलवे लाइन बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उनका नाम क्या था? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। फिर वापस अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सर्वे करता है और यहाँ पर कुछ पाता है, तो इसके नेतृत्व में 1861 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, जिसके महानिदेशक कौन बनते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं। 1885 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद में बर्क आएंगे, तो वो बर्क संकट भी आएगा, जो 1885 से लेकर 1892 ईस्वी तक का जो टाइम माना जाता है। 1892 ईस्वी में ये जो विभाग था, है ना, ये समाप्त हो जाएगा। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन, जो भारत के गवर्नर जनरल होंगे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में वापस भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। और इसके महानिदेशक कौन बनेंगे? अब जॉन मार्शल बनेंगे। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन कौन करेंगे? दयाराम साहनी। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी। 1928 ईस्वी तक रहेंगे ये, ठीक है। इससे पहले 1924 ईस्वी में पूरे विश्व में आकर के एक पत्रिका में, ब्रिटेन की एक पत्रिका है द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, इस पत्रिका में आकर के संपूर्ण विश्व के सामने बोल देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी। पूरे विश्व के समक्ष भारत का इतिहास सुदूर कर देंगे, वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन कर देंगे। क्लियर? फिर इसके बाद इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का हमने क्या देखा? कालक्रम की थोड़ी बात करी, अभी कालक्रम भी बताते हैं। अभी कालक्रम की भी बात कर लेते हैं, फिलहाल कालक्रम की बात नहीं की। देखिए समय क्या था इसका, सबसे पहले जॉन मार्शल ही बात करेंगे, समय की बात करते हैं, ठीक है। और एक सारगोन अभिलेख ये भी बात करता है। लेकिन हमें बात किसकी याद रखनी है? जो उसी की लिख रहा हूं मैं, हमें बात रखनी है याद डीपी अग्रवाल की, क्योंकि डीपी अग्रवाल जो इस सभ्यता का जो समय बताएंगे वो किस आधार पे बताएंगे? रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पे बताएंगे, ठीक है। रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर बताएंगे। देखिए क्या है रेडियो कार्बन पद्धति? गया रेडियो कार्बन पद्धति, प्रत्येक चीज के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन होता है। और एक समय है इसका 5030 वर्ष में, उसमें जितना भी कार्बन है किसी जीव के अंदर, है ना, वो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो अब इस प्रकार समय निकलता जाता, समय निकलता जाता, समय निकलता जाता। इसी के आधार पर हमने पता लगाया कि किस समय में हम इस पुरातात्विक जो हमें आर्कोलॉजिकल जो हमें एविडेंस मिला है, जो तथ्य हमें मिला है, इसे हम कहाँ रखे, है ना, वैदिक सभ्यता में रखे, मौर्य में रखे, गुप्त में रखे, है ना, या फिर सल्तनत काल में या आधुनिक काल में, कहाँ पर आएगा? तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये बात करते हैं। तो 5730 वर्षों में इसमें क्या होता है?
आधा हो जाता। अब ये सबसे बड़ी बात है, इस पद्धति की खोज किसने की थी, है ना? इस पद्धति की खोज की थी विलार्ड फ्रैंक लेबी, है ना? विलार्ड फ्रैंक लिबी। आप तो केवल लिबी याद रखो, क्या याद रखोगे? लिबी ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की? लिबी ने इसकी खोज की थी। लिबी ने इसकी खोज की, इसीलिए, है ना, इसे नोबेल पुरस्कार मिला गया है। रसायन के क्षेत्र में, ठीक है, रसायन के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्लियर? तो विलार्ड फ्रैंक रेडियो कार्बन पद्धति की खोज किसने की? लिबी ने की, है ना? नोबेल पुरस्कार भी मिला है रसायन क्षेत्र में, और 5730 वर्षों में इसके क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो इसी के अनुसार हमारे इस हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या माने बताओ? अगर इसकी रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार देखें तो इसकी बात क्या होगी बताओ? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व क्या होगी? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यही डेट आपको याद रखनी है इसकी, ठीक है? कालक्रम की बात करें, विस्तार के संदर्भ में हमने बात की, विस्तार में सबसे उत्तरी छोर कौन सा इसका? पूरे संपूर्ण विश्व में देखे तो सोर्तुगई, क्योंकि भाई अफगानिस्तान में भी था ना सोर्तुगई, मुंडी का अफगानिस्तान चला गया, ठीक है? अगर इंडिया के दृष्टिकोण से देखे तो मांडा, ठीक है? सबसे दक्षिण में दईमाबाद, पूर्व पश्चिम में सुदका केंडोर, पूर्व में आलमगीरपुर, ठीक है? फिर हमने सबसे अलग अलग स्थलों की बात की थी। अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल थे? सोर्तुगई, मुंडी का। फिर पाकिस्तान को 3 भागों में बांटा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ठीक है? और एक और स्थल है ऊपर भी आता है इसका, है ना, आजकल इसको बख्तुरा, है ना, वो कहते हैं मतलब। तो आप बलूचिस्तान की बात करेंगे, खैबर दरा, है ना, खैबर वगैरह आपने देखे होंगे, सुने होंगे। तो बलूचिस्तान की बात करेंगे तो कौन कौन से मिले? सुदका गेंडोर, सुदका कोट, डाबर कोट, बालाकोट, है ना, राना गुंडई, दम सादात, और मेहरगढ़ भी यहाँ से मिला। देखो मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन स्थल भी है, ठीक है? मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन स्थल भी है, जहां से सबसे पहले अन्न के साक्ष्य मिले हमें, सॉरी खेती के साक्ष्य मिले, खेती करने के प्रमाण हमें कहां से मिले? मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है? फिर अगर हम सिंध प्रदेश की बात करें तो मोहनजोदड़ो, जुदिर जोदड़ो, है ना, चनुदड़ो, और इसमें आमरी, अली मुराद, कोट दीजी। हड़प्पा स्थल की बात करें तो, सॉरी, पंजाब में क्या आता है? हड़प्पा, हड़प्पा आता है। तो हड़प्पा के अलावा डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, गुमला, जलीलपुर, ये मिले। फिर हम भारत में आ जाते हैं। भारत में कश्मीर में केवल एक, कौन सा? मांडा। पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संगोल, चक 86, ठीक है? और फिर राजस्थान में केवल एक ही है, कालीबंगा। और हरियाणा में बनावली, राखीगढ़, सीसवाल, मीठाथल। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास और बड़गांव। और फिर गुजरात की बात करें, गुजरात में 2 भाग में बांटा। कच्छ के रण में क्या है? धोलावीरा, देसलपुर, सुरकोटदा। और काठियावाड़ में लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन और भगतराव। यहां तक हमने बात की, ठीक है? विस्तार की बात हो गई। लास्ट आज का अंतिम टॉपिक लेते हैं हम, कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन थे, किन लोगों ने इसका निर्माण किया, ठीक है? उस बात के साथ आज का हमारा टॉपिक, आज का सेशन समाप्त करते हैं। देखिए इसके जो निर्माता थे, 4 अलग अलग मत हैं, ठीक है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ठीक है? मेडिटेरेनियन, अल्पाइन और मंगोलाइट। ये परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, इसलिए इसको एक बार आप याद कर देना, ठीक है? ये मेडिटेरेनियन ही कहां से आए? भूमध्य सागर, ठीक है? भूमध्य सागर से माने जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मेडिटेरियन, अल्पाइन और मंगोलाइट, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखना, ये 4 नाम। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट सर्वाधिक मत कौन सा माना जाता है? भूमध्य सागर। इसके अलावा भी मैं आपको देखो कुछ अलग अलग इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने भी अपने पुरातत्वविदा, उन्होंने अपनी अपनी बात कही, जिसमें सबसे पहले बीबी लाल जो थे, बीबी लाल जो थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो एक ही थे। सबसे पहले इन्होंने ये मत रखा था, ठीक है? और
राम प्रसाद और लक्ष्मण स्वरूप। राम लक्ष्मण याद रखना आप, अपने रामायण से, रामायण के ही है, ठीक है, भगवान है हमारे। ये कहते थे कि ये आर्य थे, ये इतिहासकार का नाम बता रहा हूं तो राम लक्ष्मण करके याद रखना आप, ठीक है। ये क्या थे, ये क्या कहते हैं कि ये आर्य थे। लेकिन जो विदेशी इतिहासकार थे जैसे कि मार्टिमर विलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, ये लोग बोलते कि ये मेसोपोटामिया से आए, सुमेरियन से आए, बेबीलोन सभ्यता से आए, है ना। जबकि मैं आपको ऐसी कई असमानताएं बताऊंगा, इसके बारे में कई ऐसी असमानताएं बताऊंगा जो ये इस बात को खारिज करेगी कि हम लोग मेसोपोटामिया से तो नहीं आए, हम लोग बेबीलोन सभ्यता और वहां की जो बाहर की सभ्यता वहां से तो नहीं आए, हम लोग यहीं के ही है, ठीक है। इसके बाद फेयर सर्विस, ठीक है। फेयर सर्विस, इसको ग्रामीण संस्कृति कहते हैं। ये बलूची संस्कृति, बलूची ग्रामीण संस्कृति, ऐसी संस्कृति थी। लेकिन अमलानंद घोष और रोमिला थापर ये आकर इस सभ्यता को बोलते हैं कि ये चौथी संस्कृति थी। आपने नाम सुना चौथी संस्कृति का? बीकानेर में एक संस्कृति थी हड़प्पा से भी पहले, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले, ठीक है, उसे हम कहते हैं चौथी संस्कृति। तो ये बोलते हैं कि चौथी संस्कृति के से ही इसका आगे का रूप है, ये चौथी संस्कृति से ही ये आगे बढ़ी है, ये है ना, उसी का ही परिपक्व रूप है। तो इस बार से ये इन्होंने बात कही है, ठीक है। अगले सेशन में हम मिलेंगे अलग अलग स्थल को लेकर के, जैसे हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से क्या मिले, चनूदड़ो से क्या मिले, हर स्थल की बात करेंगे। और उसके बाद हम इसके सामाजिक, है ना, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी पक्ष, सभी आयामों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।